जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, दो रास्ते संयम और असंयम के हैं, ये जान लो तुम। एक शुभ और दूसरा अशुभ है, इसे भूलो ना तुम। मन हमेशा अशुभ की ओर झुकवाएगा अभी, यदि तुम न संभलोगे तो फिर न संभल पाओगे कभी। संयम से शुभ रास्ते पर यदि चलोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओगे सभी। जी हाँ संगत जी, जीवन हमें संयमित होकर ही जीना चाहिए। संयम हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, वो हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, क्योंकि आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं गुरु जी की, और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम सत्संग सुना रहे हैं, सत्संग अपना शेयर कर रहे हैं और सुन रहे हैं। इसलिए सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सारिका आंटी का सत्संग हम सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है। संगत जी, मैं गुरु जी से 18 मार्च 2005 में जुड़ी थी। संगत जी, आपको मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूंगी कि मैं कभी किसी भगवान में नहीं बिलीव करती थी, तो फिर आप ये भूल ही जाए कि मैं कभी किसी गुरु को भी मान सकती हूँ। धीरे धीरे एक हायर पावर में बिलीव आने लगा था, पर फिर भी मैं मंदिर नहीं जाती थी। संगत जी, मैं जिस पीरियड की आपको बात बता रही हूँ, मार्च 2005, ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था और मुझे लाइफ में ऐसा कुछ चाहिए नहीं था। सब कुछ लाइफ में सही चल रहा था। और संगत जी, मैं अपना MBA खत्म करने वाली थी, और संगत जी, जो मुझे जॉब चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी थी। और संगत जी, मेरे MBA खत्म करने से पहले ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ और मेरा रिक्रूटमेंट हो गया। लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी, उनका सिलेक्शन या उनको जो नौकरी मिली वो मार्च 2005 की ही बात थी, तब मिली, और उनकी फैमिली गुरुजी से कनेक्टेड थी। जब उन्हें जॉब मिली तो वो मुझे कहती है कि मुझे गुरुजी को थैंक यू करने जाना है। तो मैंने कहा कि गुरुजी कौन है? संगत जी, वैसे तो मैं दिल्ली बॉर्न नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी एजुकेशन दिल्ली में ही हुई है, तो मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। और संगत जी, हमारे गुरुजी की महानता है कि वो मीडिया में अपने बारे में कुछ भी नहीं आने देते थे। और संगत जी, सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह कि जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, तो मुझे पता नहीं मैंने क्यों कह दिया कि मुझे भी चलना है, क्योंकि मेरा ऐसा बोलना तो इम्पॉसिबल था कि जैसे मैंने बताया कि मैं भगवान में भी विश्वास नहीं करती हूँ, या किसी गुरु में विश्वास करना तो बहुत मुश्किल की बात है। और मुझे कुछ अंदर से ऐसा लग रहा था कि जाओ, गुरु जी के पास जाओ। और मैंने उसे कहा कि मैं भी साथ चलूं, क्योंकि उसने मुझे कुछ सत्संग सुनाए थे अपनी फैमिली के। और मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि पता नहीं मैंने तुम्हें इतने सत्संग क्यों सुनाए, क्योंकि मैं तो कभी गुरु जी के बारे में इतनी बात किसी से करती ही नहीं हूँ। और संगत जी, मैं इसको ये मानकर चलती हूँ कि ये सिर्फ गुरु जी का बुलावा था। और मेरी फ्रेंड ने मुझे 16 मार्च 2005 को गुरुजी के बारे में बताया, और 18 मार्च 2005 को हम गुरुजी के पास थे। संगत जी, मुझे कुछ खास अंदाजा नहीं था कि गुरुजी के मंदिर में कैसे क्या होता है। मैंने सोचा कि बाकी जो सब करेंगे वो मैं कर लूंगी पीछे पीछे। संगत जी, वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ और ना ही मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ, लेकिन हमें बचपन में सिखाया जाता है कि जो प्रसाद होता है हमें उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और खाना चाहिए। संगत जी, जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे वहाँ जाके ही बहुत अच्छा लग रहा था। आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ और वो पूरा नजारा सोचती हूँ, एक स्वर्ग क्या होता है, शायद यही होगा। वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, इतना खुशी वाला था। संगत जी, मैं जैसे ही अंदर आई तो जो सिंगला अंकल हैं, उन्होंने मुझे जाते ही गुरुजी का स्वरूप दे दिया, और वो जो स्वरूप था पॉकेट साइज स्वरूप था, और आज तक वो स्वरूप मेरे वॉलेट में है। संगत जी, आज हम बहुत लकी है कि हमें स्वरूप मिल जाते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं मिला करते
करते थे। मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मिल गया है, ये कभी मांगना नहीं, अगर तुम्हें मिल गया है तो तुम बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाली हो। मैंने स्वरूप अपने पास रख लिया और मंदिर में जो जो जैसा सब कर रहे थे वैसा मैं भी करती चली गई। चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। और एक और बैकग्राउंड आपको देना चाहती हूँ संगत जी कि मुझे मेरा नाम कभी भी पसंद नहीं आया। बचपन से मुझे मेरा नाम पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा नाम दादी ने रखा था तो घर में कोई खास बोल नहीं रहा था कि बदल दो। और फिर मेरे दिमाग में आया कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई है, मेरी नौकरी भी मिल गई है और मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाना था। तो मैंने सोचा कि अब कोई क्या कहेगा, मैं अपना नाम जाके बदल देती हूँ। और मैं घर पे लड़ती थी संगत जी कि मेरा नाम ये क्यों रखा है। तो जब हम गुरुजी के पास गए, हमने चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया और जब हम गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए गए तो मेरी जो फ्रेंड है उसने गुरुजी से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि गुरुजी ये मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ MBA करती है। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा नाम की है, यानी कि गुरुजी ने मुझसे पूछा कि नाम क्या है। तो मैंने कहा सारिका। तो गुरुजी कहते हैं सारिका। गुरुजी कहते हैं नाम तो बहुत बढ़िया है। और मैं गुरुजी को देखती रह गई और वहाँ पर मेनका गांधी बैठी हुई थी और उन्होंने मेरे नाम का मतलब गुरुजी को ट्रांसलेट किया। और ये जो चीज है वो एक दो एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए बोल चुके थे कि मेरा नाम मेरे लिए बहुत लकी है। तो जब गुरुजी ने कहा कि मेरा नाम बढ़िया है तो मैंने सोचा कि ठीक है अब नहीं बदलते हैं। और बस हम वहां से चले गए और कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश थी। और संगत जी मैं इतनी खुश थी कि मैं उछलना चाह रही थी। और रात को जब मैं घर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे और मेरे 2 चाचा जग रहे थे। और मैं उनको सब कुछ बता रही हूँ कि मैं जहाँ से होकर आई हूँ मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग भी चलो मेरे साथ। संगत जी और कुछ नहीं था, मैं बहुत खुश थी उस जगह से, वहां से आने के बाद। उस जगह का माहौल इतना अच्छा था, मेरे अंदर इतनी खुशी आ गई थी और उस खुशी को मैं अपने घर ले आई। संगत जी जिस दिन हम गुरुजी के पास गए उस दिन फ्राइडे का दिन था और मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जाना था। और संगत जी हम घर पे ढूंढ रहे थे लेकिन मेरा पासपोर्ट मिल नहीं रहा था। तो संगत जी हम जिस फ्राइडे को गुरुजी से मिले उसके अगले थर्सडे को यानी कि 24 मार्च को मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन हुआ और गुरुजी मुझे मेरे MBA इंस्टीट्यूट में दिखाई दिए और गुरुजी मेरे पास आ रहे हैं सपने में। और मैं गुरुजी को देखती जा रही थी और गुरुजी के पीछे पीछे बहुत सारी संगत आ रही थी। अब संगत जी मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है इन वर्ड्स के लिए। उन दिनों एक सीरियल आया करता था जैसी जैसी कोई नहीं, उस सीरियल में अपने पापा को पापा जी बुलाया करती थी और मुझे गुरुजी को देखकर बार बार यही मन कर रहा था कि मैं गुरुजी को पापा जी कहूँ। संगत जी जब गुरुजी मेरे सामने आए तो मैंने कहा कि गुरुजी वैसे तो मुझे आपको गुरुजी बोलना चाहिए पर पता नहीं क्यों मेरे अंदर से सिर्फ पापा जी निकल रहा है, तो आई एम सॉरी बट मेरे मुंह से यही निकल रहा है गुरुजी। और संगत जी ये सारी बातें मेरे ड्रीम में चल रही है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं तो क्या हुआ, मैं तेरे पापा जी जैसा ही तो हूँ। फिर गुरुजी मुझे बोले कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरा पासपोर्ट खो गया है। तो गुरुजी कहते हैं मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिल रहा। तो बस अपने में चलता रहा, मैं बोलती रही नहीं मिल रहा है, गुरुजी बोलते रहे मिल जाएगा, मैं बोलती रही नहीं मिल रहा है, गुरुजी बोलते रहे मिल जाएगा। तो फाइनली थक कर मैंने बोला कि गुरुजी नहीं गुरुजी ये तो नहीं मिल रहा है, दूसरा बनवाने दे दूं। और गुरुजी मुझे देखते हैं और इतनी नटखट स्माइल, इतनी नोटी स्माइल से मुझे देखते हैं और कहते हैं आजा दे दे। और संगत जी ये मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ दर्शन में, और रियलिटी में जब मैं सो रही हूँ तो मेरी मम्मी आती है मेरे रूम में सुबह 5 या 6 बजे, जो कभी नहीं आती है। वो आई और उन्होंने मुझे उठाया और कहा तुम्हारा पासपोर्ट। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने कहा ये कहाँ था मम्मी। तो मम्मी ने कहा कि ये वही था जहाँ हम 2 बार देख चुके हैं, ये शायद किसी चीज के नीचे था इसलिए हम नहीं देख पाए। संगत जी मैं हैरान, ऐसा कुछ मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं वहाँ गुरुजी से सपने में बात कर रही हूँ और यहाँ रियलिटी में मम्मी मुझे पासपोर्ट पकड़ा रही है। अब मैं बहुत हैरान। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया जो मुझे गुरुजी के पास ले गई थी। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कहती है कि तुम बहुत लकी हो। तो मैंने बोला कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। वो कहती कि तुम पहली बार गई, तुम्हें स्वरूप मिल गया, तुम पहली बार गई और पहली बार में ही गुरुजी ने तुमसे बात कर ली। जनरली गुरुजी इतनी जल्दी बात नहीं करते हैं और लोग हफ्ते हफ्ते वेट करते हैं, कई सालों तक वेट करते हैं, और तुम्हें गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर दर्शन दे दिए। तो मैंने कहा अच्छा अब क्या करना चाहिए। तो कहती कि जाओ जाके शुक्राना करो गुरुजी का। तो मैंने कहा कि अभी तो एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं 2 हफ्ते बाद चली जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। और संगत जी इसी बीच में मेरी फ्रेंड की जो बुआ है वो गुरुजी के पास चली गई थी। तो मेरी फ्रेंड को छोटी बुलाते हैं
घर में। तो उनकी बुआ ने बोला कि गुरुजी छोटी की फ्रेंड आई थी। तो गुरुजी ने बस हाथ ऐसा कर दिया कि जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। और जब मैं गुरुजी के पास फाइनली 2 हफ्ते बाद गई तो इंसान सोच कर जाता है कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे ऐसी बातें करेंगे, लेकिन संगत जी वहाँ पर आपकी कोई आवाज नहीं खुलती। तो जब संगत जी मैं वहाँ गई और लंगर प्रसाद लेने के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने पहुंचे तो मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, गुरुजी थैंक यू। तो गुरुजी ने कहा जा ऐश कर। और संगत जी वो मेरी लाइफ का सबसे स्वीटेस्ट सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा कि वो मेरे पापा जी जैसे हैं और उन्होंने कहा कि जा ऐश कर, मुझे बहुत प्यार दिया। संगत जी मुझे शुरू में पता नहीं था कि मांगते नहीं हैं। आज मुझे लगता है संगत जी कि हम ज्यादा ब्लेस्ड हैं और हमें बहुत कुछ पता है कि मांगते नहीं हैं, मानते हैं गुरुजी को, लेकिन उस वक्त कोई बात भी नहीं करता था, इसलिए इतना पता नहीं होता था और कोई आवाज भी नहीं आती थी किसी सेवादार की। तो संगत जी मैंने तो जी भर के मांगा, अपने लिए, फ्रेंड के लिए, परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी कुछ बातें परेशानियां मुझे पता थी। और संगत जी बस मैंने अंधाधुन गुरुजी से मांगना शुरू कर दिया। और संगत जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ऐसे ऐसे केसेस हुए और गुरुजी ने उन्हें चुटकियों में ठीक कर दिया। और मैं खुश होकर के बोलती थी कि गुरुजी आपने ये भी कर दिया, आपने वो भी कर दिया। वो तो संगत जी जब न्यू जर्सी में 2011 में मैंने सत्संग अटेंड किए और वहां पर मैंने जब पुरानी संगत के सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि मांगते नहीं हैं, मानते हैं गुरुजी को। तो संगत जी मैंने मांगना तब छोड़ा है। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि पहले मैंने जो भी मांगा वो चुटकियों में पूरा हुआ है। वैसे तो संगत जी गुरुजी ने मुझे हर बात में इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जीवन का हर वो एरिया सोच सकते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, फैमिली की हैप्पीनेस हो, सब कुछ गुरुजी ने दिया है। गुरुजी ने मुझे लाइफ भी बख्शी है और गुरुजी ने जो सबसे प्यारी चीज मुझे दी है वो है मेरा बेटा। और संगत जी मैं अपने बेटे को जब रोज देखती हूँ तो मैं रोज ही गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। आज संगत जी मैं अपने बेटे का सत्संग आपसे शेयर करना चाहूंगी। संगत जी जब आप इंडिया से बाहर होते हैं और आपका कोई वहाँ पर कनेक्टेड नहीं होता है और आपको हर चीज खुद से करनी होती है, और इतने सालों में संगत जी कभी मेरे हस्बैंड रेडी नहीं होते थे तो कभी मैं रेडी नहीं होती थी कि हमें बच्चा कर लेना चाहिए। और मुझे लगता था संगत जी कि दिन में 2-3 घंटे तो ट्रैवलिंग में निकल जाते थे, फिर आओ घर का काम करो और फिर सोचा कि बच्चा पैदा कर भी लिया तो उससे होगा क्या, उसका ख्याल कौन रखेगा, ध्यान कौन रखेगा, उसको किसके पास छोड़कर जाएंगे। और संगत जी इन्हीं सब के चक्कर में कभी वो रेडी नहीं हुए, कभी मैं रेडी नहीं हुई। संगत जी फिर आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे लाइफ तो सेट हो गई है, अब हमें बच्चा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और संगत जी ये सब कुछ सोच सोच में निकल जाता है और काफी बार तो आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। जब 2019 आया, 2019 के एंड में तो मुझे लगने लगा कि नहीं अब बेबी प्लान करना चाहिए। और संगत जी फिर कुछ ऐसा हुआ कि मार्च 2020 में कोविड शुरू हो गया, हम सब घर बैठ गए। और जब हम घर बैठ गए तो हमें टाइम मिला इस बारे में सोचने का कि हमें बेबी प्लान करना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अगर हमें बेबी प्लान करना है तो इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि हम घर से ही काम कर रहे हैं और ये वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन को 2-3 महीने हो चुके थे और ये पता नहीं था कि कब तक चलने वाला है। तो मैंने इन्हें कहा कि एक काम क्यों ना करें, हम प्लान कर लेते हैं, जितनी प्रेगनेंसी इस पीरियड में निकलनी होगी निकल जाएगी। और हम दोनों पहली बार इस चीज पर राजी हो गए। और संगत जी मेरा बर्थडे जुलाई में आता है और संगत जी मेरे 40th बर्थडे में 1 महीना रह गया था और मैंने अपनी डॉक्टर को फोन किया कि IVF करते हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना था, इसको जितना जल्दी करे उतना ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा मैक्सिमम प्रेगनेंसी का टाइम कोविड में निकल जाए। और जब हमने IVF शुरू किया संगत जी तो उसकी जो पहली साइकिल थी उसमें कुछ बात बनी ही नहीं, एक फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ। और संगत जी जो मेरा पहला साइकिल हुआ IVF का वो सितंबर 2020 में हुआ और संगत जी मेरी पहली साइकिल में 7 एग्स मिले और मैं तो बहुत खुश, क्योंकि जो तारीख थी वो सितंबर 7 और एग निकले वो भी 7। तो मैंने कहा बस अब तो हो ही गया सब कुछ। और सितंबर 8 को डॉक्टर ने बताया कि कोई भी एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमने स्पर्म डाला लेकिन एम्ब्रियो बना ही नहीं। और संगत जी ये सुनते ही मेरी हालत खराब, मैं सोचू ये क्या हो गया। और मैं तो इतनी पॉजिटिव थी संगत जी कि ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि डेट भी 7 सितंबर, एग्स भी 7 निकले, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि ये तो हो ही जाएगा।
जाएगा। और संगत जी जब मैंने सुना तो बहुत हार्ट ब्रेक सा हुआ। और तब आप ये नहीं सोचते हो संगत जी कि आपको कितने इंजेक्शंस लगे, कितनी बार आपसे ब्लड लिया गया, कितनी बार आपको पेन हुआ। और संगत जी जब ये नहीं हुआ, स्पेशली वुमेन, हम लोग अपने आप को सबसे पहले ब्लेम करते हैं। और मैं अपने आप को ब्लेम करूं कि मुझ में ही कुछ कमी है, कि मैंने ही कुछ गलत किया है, मैंने इतनी देर वेट कर लिया और उसी वजह से सब हो रहा है। और संगत जी मैं अपने आप को यही बोलती जा रही थी मन ही मन में। तो मेरी डॉक्टर को मुझसे बात करनी थी, तो हमने बात की, हमने जूम कॉल पर बात की। शायद उन्हें मेरे फेस से कुछ समझ में आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, किसी भी मामले में अपने आप को ब्लेम नहीं करना, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें कोई भी चीज गलत हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि अपने आप को बुरा नहीं लगाना, हम एक बार और कोशिश करेंगे। और संगत जी हमने एक बार और कोशिश की। तो जो नेक्स्ट साइकिल हुआ वो नवंबर 2020 में हुआ। और मुझे लगा कि इस बार ज्यादा एग लेंगे तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। संगत जी 29 नवंबर था 2020 का, और उन्होंने एग निकाले मेरी बॉडी से, और वो इस बार भी 7 ही थे। तो मैंने कहा कि लो इस बार भी 7। और फिर मैंने अपने आप को कहा कि इस बार ज्यादा खुश मत होना, कि क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है तो बहुत दुख होता है। और संगत जी अगले दिन गुरु पूरब का दिन था, 30 नवंबर 2020 का। तो संगत जी 29 को एग्स लिए गए और 30 को रिजल्ट आना था कि कितने फर्टिलाइज्ड हुए। तो संगत जी उनमें से 4 फर्टिलाइज्ड हो गए थे। और संगत जी अगले दिन गुरु पूरब का दिन था, तो मैं बहुत खुश थी कि जो एम्ब्रियो बना वो उस दिन बना। और फिर हमने उन चारों को एडवांस टेस्टिंग पर डाला, और उन सारे टेस्ट को क्लियर करते करते एक ही एम्ब्रियो ठीक था, और वो आज मेरा बेटा है। अब संगत जी टाइम आता है कि एम्ब्रियो ठीक रहा तो अब उसको आपकी बॉडी में डाला जाता है। लेकिन संगत जी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि उस एम्ब्रियो को आपकी बॉडी में डालेंगे तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। और संगत जी 70% चांसेस होता है बॉडी को एक्सेप्ट करने का। तो मैंने कहा कि लो फिर से टेंशन, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने गुरुजी से फाइनली कहा, जब ये प्रोसेस मेरे साथ किया गया, मेरे अंदर एम्ब्रियो को डाला गया, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ एक बच्चे के लिए, कि मुझे बच्चा चाहिए ही, लेकिन अब मेरा मन है कि ये मुझे होना चाहिए। लेकिन गुरुजी मैं आप पर छोड़ती हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है, सही है तो मुझे दीजिएगा, और अगर मेरे लिए नहीं अच्छा है तो गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़िएगा, क्योंकि दोनों ही केस में मुझे आपकी बहुत जरूरत होगी। बेबी आएगा तो भी मुझे आपकी बहुत जरूरत होगी, बेबी नहीं होगा तब भी मुझे बहुत जरूरत होगी। और संगत जी वो होली का दिन था जब मुझे फीलिंग आई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और उसके 4-5 दिन बाद टेस्ट था। और संगत जी तब तक कोविड का टाइम चल रहा था, और जैसे ही मैंने वो ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट किया था और मैं वेट कर रही थी रिजल्ट का, तो मैं कहीं भी आना जाना नहीं कर रही थी क्योंकि कोविड का टाइम था। और ये मैं आपसे बात कर रही हूँ मार्च 2021 की। मैंने सोचा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, और मैंने सोचा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अपने आप को हर इन्फेक्शन से दूर रखूंगी और मैं वेट करूंगी। और संगत जी देखिए मैं मंदिर नहीं जा पाई, मैं गुरुजी का लंगर नहीं कर पाई, और मैं सोच रही थी कि कहीं से मुझे गुरुजी का लंगर मिल जाए। आई डोंट नो संगत जी आप में से कितने लोग जानते हैं आरती कपूर आंटी को, जनरल कपूर अंकल की वाइफ को। उनके फादर इन लॉ यहाँ न्यू जर्सी में आए हुए थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे उनके घर पे कुछ ड्रॉप करना था, और मैंने सोचा कि जो भी उन्होंने सामान मंगाया है मैं उनके घर के दरवाजे पे ड्रॉप करके चली जाऊंगी। और जो आरती आंटी है वो बहुत जल्दी जवाब देती है, चाहे मैसेज का हो, फोन का हो। और उस दिन जब मैं उनके पास ड्राइव करके जा रही थी उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं बहुत डर गई थी कि अंकल को क्या हुआ होगा, कहीं उनकी ज्यादा तबीयत तो नहीं हो गई, कहीं उन्हें वो हॉस्पिटल तो नहीं लेकर गई है। और फिर मैंने सोचा कि मुझे ये चीज दरवाजे पे छोड़कर नहीं जानी चाहिए, मुझे घंटी बजा करके पूछ लेना चाहिए। मैंने सोचा कि क्या पता मेरी जरूरत हो, किसी चीज की जरूरत हो, कोई फोन नहीं उठा रहा। अगर संगत जी आरती फोन उठा लेती तो मुझे तो बस बता देना था कि मैं चीज यहाँ पे दरवाजे पे छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो मैं उनके घर पे पहुंची, मैंने डोरबेल बजाई और उन्होंने दरवाजा खोला, और मैंने पूछा आरती सब ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, क्यों क्या हुआ? तो मैंने कहा कि ना आप मैसेज का जवाब दे रहे हो ना फोन का जवाब दे रहे हो। तो वो कहती कि मैं गुरुजी का दरबार से जा रही थी क्योंकि उनके घर पे सत्संग होने वाला था। तो मैंने बोला ओह आपने डरा दिया मुझे। तो वो मुझे कहती है कि सुन तू आई है तो मत्था टेक ले, किसी ने अब तक गुरुजी का दरबार नहीं देखा है। मैंने कहा बिल्कुल जरूर। मैं नीचे गई, मैंने गुरुजी का दरबार देखा, मैंने उनको मत्था टेका, और मैं जैसे ही मत्था टेक के हटी तो आरती मुझे कहती है कि ये ले लंगर, और कहती है कि लंगर मंदिर से आया है। तो वो कहती है कि मेरे पास तो वैसे ही इतने हैं, तू 2 ले ले। और संगत जी मैं यही तो सोच रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी का रिजल्ट आए उसके पहले मुझे गुरुजी का लंगर मिल जाए। मैं मंदिर नहीं जा पा रही थी
कैसे गुरुजी ने मुझे मत्था टिकवा दिया और मुझे एक नहीं 2 लंगर प्रसाद मिले। और ये अप्रैल 2 की बात थी। मैं बहुत खुश होके घर गई और अप्रैल 5 मेरा प्रेगनेंसी रिजल्ट था। और जो लेवल होता है जिससे वो चेक करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं, मेरा जो लेवल आया था संगत जी वो था 777। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लेवल है और उससे उन्होंने कंफर्म किया कि यस यू आर प्रेग्नेंट। और संगत जी मैं इतनी खुश थी कि आप सोचिए कि मेरी 2 साइकिल के बाद जो एम्ब्रियो बना वो भी एक ही बना, वो भी इतने सारे टेस्ट पास होने के बाद, और 73% चांसेस होने के बावजूद भी मेरी प्रेगनेंसी हो गई। गुरुजी ने मुझे लंगर खिलवा दिया। और संगत जी 3rd या 4th मंथ में एक और टेस्ट होता है बेबी का कि वो सब कुछ नॉर्मल है या नहीं, तो वो भी होने वाला था और शायद वो जुलाई 21 की बात है। और संगत जी मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी, ये टेस्ट बिल्कुल ठीक आए, नॉर्मल आए। उस दिन गुरुजी ने मुझे फिर से ड्रीम में दर्शन दिए। उसमें कुछ गुरुजी ने कहा नहीं, बस उसमें ये दिखाया कि मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार में बैठे हुए हैं और बहुत खुशी वाला माहौल है। बस गुरुजी ने मुझे दिखा दिया, मुझे ब्लेस कर दिया। और संगत जी प्रेगनेंसी कुछ ऐसी चली कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अपने आप को बोलना पड़ता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे गुरुजी ने इतनी इजी प्रेगनेंसी दी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने कोई थ्रो अप नहीं किया, मुझे कोई क्रेविंग भी नहीं थी। मैं चाहती थी कि मुझे क्रेविंग हो और मैं अपने हस्बैंड को रात में भगाऊं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है संगत जी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सारा काम अपने घर से कर भी रही थी और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी मेरी आराम से अच्छे से प्रेगनेंसी निकल जाए, तब तक ये वर्क फ्रॉम होम ही रहे। और तब तक तो क्या संगत जी, और संगत जी मेरा बेटा 1 साल का हो गया तब तक भी मैं वर्क फ्रॉम होम ही करती रही। और गुरुजी ने मुझे हर पल हर समय एहसास दिलाया, बताया कि वो मेरे और मेरे बच्चे के साथ हैं। अक्टूबर 25 को मेरी मदर इन लॉ दिल्ली में थे और उन्होंने अपने ध्यान में गुरुजी को देखा। और ये डिलीवरी से पहले की बात है, मेरा बेटा दिसंबर में पैदा हुआ था। और संगत जी गुरुजी ने अक्टूबर में मेरी मदर इन लॉ के ध्यान में आकर के बताया कि ये जो बेबी होने वाला है ये बहुत स्पेशल है और लास्ट है। और मेरा इतना ख्याल रखा गुरुजी ने। और फिर हम सोचते थे संगत जी कि जब डिलीवरी हो जाएगी तो इसका हम ध्यान कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू जर्सी में हेल्प नहीं ली जाती है, कोई मैड नहीं होती है उसका ख्याल रखने के लिए, बेबी का ख्याल रखने के लिए। पहले 9 मंथ्स मेरी मदर थी यहाँ पर और उसके बाद 9 मंथ्स मेरी मदर इन लॉ यहाँ आ गई थी। और मैं सोचती हूँ संगत जी की गुरुजी आपने इसे कैसे कराया। संगत जी कहने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि बेबी पहले साइकिल में क्यों नहीं हुआ, दूसरे में क्यों हुआ। संगत जी अगर पहले साइकिल में वो हो जाता तो कोई आ ही नहीं पाता, क्योंकि फ्लाइट्स ही नहीं खुली थी तब तक। और गुरुजी ने इतना ख्याल रखा कि मेरा बेटा पहले साइकिल में नहीं दूसरे साइकिल में आया और हमें थ्रू आउट हेल्प मिली इसके लिए। और संगत जी मैं जो कुछ भी सोच सकती थी वो सब कुछ हुआ है। संगत जी ये हमें पता था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, कि बेबी इज अ बॉय, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं था। और संगत जी देखिए टाइमिंग गुरुजी की, मुझे आरती की यहाँ सत्संग शुरू होने से पहले जाना था ताकि मेरा कोई एक्सपोजर ना हो, मुझे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और जब तक मैं उनके घर पहुंची तब तक शब्द शुरू हो चुके थे। मैंने जैसे ही मत्था टेका गुरुजी के दरबार में एक लाइन थी, लेकिन संगत जी जब तक मैं प्रसाद लेके आरती तक पहुंची शब्द शुरू हो चुके थे। टाइमिंग तो गुरुजी ही देखते हैं आपके। मैंने जैसे ही मत्था टेका गुरुजी के दरबार में एक लाइन थी और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि सोना लाल बख्शा। और ये बात जो गुरुजी ने मुझे बोली कि सोना लाल बख्शा, ये शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं गुरुजी के सामने से जैसे ही मत्था टेक करके हटी तो आरती ने मुझे कहा कि तुम्हें शायद बॉय हो रहा है, लड़का हो रहा है। तो मैंने बोला तुम कैसे बोल रहे हो। तो कहती कि शायद तुमने नोटिस नहीं किया। तो कहती कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि जब आप मत्था टेक रहे थे तो ये लाइन आई कि सोना लाल बख्शा। और मैं यही सोच रही थी कि इन्हें कैसे पता। और संगत जी उस दिन मैं जिससे भी मिल रही थी वो यही कह रहा था कि लड़का ही होगा। उनको ये नहीं पता था कि लड़का है या लड़की, लेकिन मुझे देखते ही से बोल देते थे कि ये लड़का है। तो संगत जी इतने मैसेजेस, इतना प्यार गुरुजी ने दिलवाया इस पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ कम है। और प्रेगनेंसी के दौरान गुरुजी ने मुझे किसी भी प्रकार की नीड फील ही नहीं होने दी थी। गुरुजी ने मेरी हेल्थ ठीक रखी, मेरा सब कुछ ठीक रखा। और संगत जी ये बेबी का सत्संग है एंड आई विश कि गुरुजी उन सबको दाद बख्शे जिन्हें बेबी चाहिए, और गुरुजी का ऐसे ही उन सबको बहुत सारा प्यार मिले। और जो सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, एज हो गई है, तो गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुजी सब कुछ संभव कर सकते हैं। गुरुजी इतने प्यार से पॉसिबल कर देते हैं, इतने प्यार से आसानी से सब कुछ कर देते हैं। तो बस मैं यही चाहूंगी कि जिनको भी बेबी चाहिए गुरुजी उनको इतनी आसानी से, इतनी प्यार से प्रेगनेंसी क्लियर हो और उन्हें बच्चा हो। और ये मेरे
बेबी का सत्संग है और उसका नाम अर्श है। सत्संग एंड करने से पहले कुछ और सत्संग है जो मेरे नहीं है, किसी और के हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत हंसाते हैं, इसलिए मैं उन्हें शेयर करूंगी। इन सत्संग के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज बहुत ड्रास्टिकली चेंज लेकर के आपके लाइफ में चेंज लेकर आए। कुछ चेंज आपकी लाइफ में हंसी खुशी मस्ती मजाक करते हुए भी आ सकते हैं। तो संगत जी, एक अंकल थे और उन्होंने किसी को पैसे दे रखे थे जो वापस नहीं कर रहे थे, और वो अंकल बहुत टाइम से उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन वो पैसे दे ही नहीं रहे थे। और एक बार वो बैठे हुए थे और जिन्होंने उनसे पैसे लिए वो आए और उन्हें उनके पैसे वापस कर दिए। तो अंकल कहते हैं कि कितने टाइम से तो मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ और मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी कि आप पैसे भी दोगे, तो कैसे आप इतने सडनली आकर के मुझे पैसे वापस कर रहे हो। तो वो अंकल कहने लगे कि अरे मैं क्या कहूँ, एक गंजा रोज मेरे सपने में आकर के मुझे तंग करता है। और ये वो गुरुजी ही थे जो उन्हें तंग कर रहे थे। संगत जी, एक अंकल है वरुण दुआ, उन्होंने गुरुजी को एक बार अपने सपने में देखा। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप हो कौन। तो गुरुजी ने कहा कि 10 हुन पार्वती नु नाल लेके घूमा। मतलब गुरुजी ने कहा कि अब बताओ जरा, मैं पार्वती को क्या साथ लेके घूमूं बताने के लिए। और तीसरा सत्संग बताना चाहूंगी कि कैसे रिलेशनशिप में भी गुरुजी हमें हंसी मजाक में अपनी सारी चीजें सॉल्व करके दे देते हैं। एक भाटिया आंटी है जिन्होंने ये सत्संग सुनाया था। एक बार भाटिया आंटी और अंकल का झगड़ा हो गया और वो दोनों बिना खाए पिए सो गए। तो गुरुजी आंटी के सपने में आए। तो गुरुजी ने सपने में उनसे कहा कि क्या बनाया है खाने में। तो आंटी ने सपने में सब बताया कि उन्होंने जो भी कुछ बना रखा था वो बताया। तो गुरुजी ने कहा कि चल उठ फिर खा। तो आंटी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं, और गुरुजी ने फिर कहा कि फिर भाटिया मतलब जो अंकल है वो कैसे खाएंगे। तो आंटी कहती है ठीक है गुरुजी, पर मैं एक ही बार पूछूंगी उनसे खाने का। तो आंटी अपनी नींद से उठी, उन्होंने भाटिया अंकल को जगाया, उठाया और उनसे बोला कि चलो खाना खाते हैं। और अंकल कहते हैं ठीक है। तो आंटी बड़ी हैरान रह गई, क्योंकि गुस्से में बिना बात कुछ किए खाना नहीं खाएंगे ऐसा बोल के सोने चले गए थे। तो जब उन्होंने खाना खा लिया तो आंटी ने कहा अंकल से, तो आंटी ने कहा कि आप तो बड़े गुस्सा होकर सो गए थे और कह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा खाना, फिर आप कैसे मान गए। तो अंकल ने कहा कि तूने भी तो पूछा ना मुझसे खाने के लिए। तो आंटी कहने लगी कि मैंने तो इसलिए पूछ लिया कि ऐसे ऐसे गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे आप पूछने के लिए बोला तो मैंने पूछा। तो अंकल कहते हैं कि वो तो पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 बताता हूँ। तो अंकल ने कहा कि गुरुजी मेरे सपने में आए और कहा भाटिया खा ले आंटी एक ही बार पूछेगी। तो संगत जी ऐसा हुआ और ये सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आखिरी सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी के बारे में ज्यादा प्रचार मीडिया में था नहीं, गुरुजी को इस प्रकार की पब्लिसिटी पसंद नहीं थी, तो किसी को पता नहीं था कि गुरुजी दिखते कैसे हैं। तो संगत जी, एक यंग मैन घूमते घूमते एम्पायर स्टेट के पास आ गए और वो अंकल इधर उधर झांकने लगे और कोइंसिडेंटली गुरुजी बाहर आ गए और गुरुजी शॉर्ट टी शर्ट और जूतों में थे। तो वो बंदा इधर उधर झांक रहा था। तो गुरुजी ने बोला हाँ क्या हुआ। तो वो बंदा गुरुजी को कहता है कि सुना है इतने कोई बाबा रहंदा है और सब दे ब्याह करांदा रहंदा है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा गंजे ने मेरा तो कराया नहीं हल्ले तक। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा गंजे ने मेरा तो ब्याह कराया ही नहीं अभी तक। फिर गुरुजी ने उससे कहा चल कोई नहीं शामी 7 बजे आ जाए। और संगत जी मैं बहुत क्यूरियस हूँ उन अंकल से मिलने के लिए कि जब वो अंकल अंदर गए और उन्होंने गद्दी पर गुरुजी को ही सामने देखा तो उनकी क्या हालत हुई और उनके क्या मनोभाव थे और उनके एक्सप्रेशंस क्या रहे होंगे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। संगत जी, गुरुजी आपकी सबकी हर मनोकामना पूर्ण करे, सबको ब्लेस करे, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह सत्संग का अंत हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। संगत जी, एक दिन गौतम बुद्ध से राजकुमार श्रवण ने दीक्षा ली थी। एक दिन अन्य शिष्यों ने गौतम बुद्ध को बताया कि श्रवण तप की उच्चतम सीमा तक पहुंच गया है। वह ज्यादातर तप में लगा रहता है। वह 2-3 दिन में एक बार ही नाम मात्र भोजन करता है। अन्न जल ग्रहण नहीं करने से उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया है। क्योंकि वह पहले राजसी जीवन जीता था, इसलिए इतने त्यागमय जीवन का वह आदी नहीं है। वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। यह सुनकर गौतम बुद्ध को उसकी चिंता होने लगी। गौतम बुद्ध ने श्रवण को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम सितार बहुत अच्छा बजाते हो, क्या तुम मुझे सुना सकते हो? श्रवण ने कहा, हाँ मैं आपको सितार बजाकर सुना सकता हूँ, किंतु आज आप अचानक सितार क्यों सुनना चाहते हैं? तो गौतम बुद्ध ने कहा, न सिर्फ सुनना चाहता हूँ बल्कि उसके विषय में जानना भी चाहता हूँ। मैंने सुना है कि यदि सितार के तार ढीले हो या अत्यधिक कसे हो तो उनमें से संगीत पैदा नहीं होता।
श्रोण ने बोला, हाँ ये सही है, यदि तार ढीले होंगे तो सुर बिगड़ जाएंगे और अधिक कसे होने की स्थिति में वे टूट जाएंगे। तार मध्य में होने चाहिए, न तो ज्यादा ढीले और न ज्यादा कसे हुए। तब गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, जो सितार का नियम है वही जीवन की तपस्या का भी नियम है। मध्य में रहो, न भोग की अति करो न तप की। अपने आध्यात्म को संतुलित दृष्टि से देखो। श्रोण समझ गया कि मध्य में रहकर ही जीवन रूपी सितार से संगीत का आनंद उठाया जा सकता है। संगत जी, वस्तुतः जीवन में अनुशासन व तप बहुत आवश्यक है, किंतु एक संतुलन के साथ, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।